हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और ये टॉपिक अक्सर 90% बच्चे गलत याद कर लेते हैं और बस रट्टा ही उनका रहता है। आज मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा और एक्सपेरिमेंटल हिसाब से इसको समझाने वाला हूं। तो ये वैद्युत फ्लक्स है और गॉस थ्योरम, दो ही टॉपिक को एकदम क्लियर कर दूंगा। ये दोनों टॉपिक पेपर में आते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। चलिए, अब पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक चलनी है। अक्सर लोग इसका यूज आटा चालने में करते हैं, लेकिन मैं इसका यूज करूंगा आज फिजिक्स में। दरअसल लोग चांद को देखने में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज आज होगा फिजिक्स में। वो कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। आप ये देख रहे हैं कि ये जो चलनी है, इससे वायु क्रॉस हो रही है। जितनी वायु इससे क्रॉस हो रही है और बाहर वायु निकल रही है, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये कोई सरफेस है, इससे वैद्युत बल रेखाएं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी और ये बाहर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इन संख्याओं की माप क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स। जितनी सारी इसमें से वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी और बाहर निकलेंगी, इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। मतलब ट्विस्ट यही था, वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है बच्चों। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक सरफेस लेते हैं, उसमें देखते हैं वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार से होगा। ठीक, ये कोई एक सरफेस है। क्या है बच्चों? सरफेस। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों। एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर एरिया को देखें तो बाहर की तरफ DA, अगर इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही है, तो एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं हम लोग, और वैद्युत बल रेखाएं E है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है? E, और क्षेत्रफल इसका क्या है? DA। वैद्युत क्षेत्र क्या है? E। तो इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई E इक्वल टू, बंद पृष्ठ है तो क्लोज का साइन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे वेक्टर E और DA। ये होगा आपका क्या? वैद्युत फ्लक्स। इसमें E भी आएगा और साथ में DA भी आएगा। अब देखिए, अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे एरिया A लिखेंगे, EDA cos थीटा। क्या लिखेंगे? EDA cos थीटा। ये एक प्रकार से फार्मूला बना। क्या बना बच्चों? फार्मूला। अगर फाई E इक्वल टू, इसको लिखना चाहूं तो E और cos थीटा, बंद समाकलन A और ये DA, इसकी वैल्यू एरिया A के बराबर होता। अगर इस सरफेस से, पूरे सरफेस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स देखूं तो ये जो DA है, इसकी जगह पे A रख सकता हूं, E, फिर लिखेंगे A cos थीटा। ये बात एकदम क्लियर है। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा रहेगा।
ये तो डॉट प्रोडक्ट पता ही है, ई डॉट ए क्यों होगा, क्योंकि इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ई डी ए cos थीटा आएगा बच्चों। अब देखिए समझिएगा, फिर मैं इस चलनी का जो है उठा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे एरिया वेक्टर देखें, क्षेत्रफल सदिश ये बाहर की ओर है, और जब इस इधर देखेंगे तो ये भी क्षेत्रफल सदिश क्या है, बाहर की ओर है। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर, ये है बाहर की ओर, और इधर ये इधर बाहर की ओर। तो आप लोग समझना, एक छोटा सा क्षेत्रफल इधर लेता हूं और छोटा सा क्षेत्रफल इधर लेता हूं। जो वैद्युत बल रेखाएं यहां से प्रवेश कर रहे हैं इस पॉइंट से, उतनी बाहर से निकलेंगे, और इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, यही तो वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन इधर आपका एरिया जो है ये डी ए इधर की ओर है, और आपका जो ई है वो अंदर की ओर है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अगर एंगल की बात करूं तो ये डी ए है और इधर की ओर आपका ई है। तो एंगल कितना बनेगा, 180। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180। लेकिन इधर बात करूं, इधर आपका ई है और एरिया भी इधर की ओर है, डी ए। अगर दोनों में एंगल की बात करूं, दोनों एक ही तरफ है, ई और डी ए, दोनों एंगल ही नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपका ये ई है और आपका जो है डी ए है, दोनों की दिशा सेम है, तो एक दूसरे पर क्या है, कॉन्सिडेंट है ना, संपाती है। जब ये कहीं ना कहीं एरिया को इधर उधर करेंगे तभी तो एंगल बनेगा। ये देखो अब एंगल बनना स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल नहीं बनेगा। अगर विपरीत डायरेक्शन हो तो दोनों में देखो, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ पे ये कट पॉइंट, यहाँ पे 180 एंगल बनेगा, ऋजुरेखी कोण। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि अक्सर बच्चे इसको जानते ही नहीं है और सिर्फ रटते हैं। तो जो इधर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, जो इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इधर से फाई ई इज इक्वल टू ई ए, एरिया ए ले लेते हैं या डी ए ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है डीई होगा, डी फाई ई होगा, ई और डी ए। अब कास एंगल कितना बन रहा है, कास 180, कितना बन रहा है, कास 180। तो डी फाई ई इज इक्वल टू माइनस ई डी ए, क्या आएगा, माइनस ई डी ए। 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पे माइनस ई डी ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बात करूं तो इस पॉइंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो थीटा आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पे 0 मिलेगा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा बच्चों, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको आप देखिएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 0, क्या लिखेंगे, कास 0। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, कास 0 की वैल्यू 1 होगी, है ना, कास 0 की वैल्यू 1 होगी। तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे मिलने वाला है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर टोटल इस सरफेस से, इस पृष्ठ से कुल निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कहा जाए तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां पे 0 हो जाएगा। तो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। जब प्रवेश करेगा वैद्युत फ्लक्स तो ऋणात्मक होगा, जब निकलेगा बाहर वैद्युत फ्लक्स तो धनात्मक होगा। यहां पे आपको पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा, इधर आपको निगेटिव वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हां, अगर आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जो मैं सिखा रहा हूं इसको अगर बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं,
तो गॉस थ्योरम में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए भैया स्टार्ट करते हैं एक नया मोड आएगा। वो क्या है आप लोग देखिए, 90% लोग इसको नहीं जानते हैं, आप जान पाएंगे ये मेरे वीडियो से। चलिए देखते हैं। अब समझिएगा यहां पे क्या है, यहां पे भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र, बल रेखाएं ऐसे फैली हुई हैं एक समांतर, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक प्लेट है, क्या है, प्लेट की जगह पर लाइव एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, मैथमेटिक्स की एक बुक है। अब जो है अगर मैं इसको इस तरह रखता हूं, इसके साइड से देखता हूं, इसके साइड से अगर देखता हूं तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इससे होकर ऐसे जा रही हैं और क्षेत्रफल इसका जो है ऐसे है, ये दिए। तो इन दोनों के बीच एंगल नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच एंगल नहीं बनेगा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 0 इज इक्वल टू ई डी ए। क्या आएगा बच्चों? ई डी ए आएगा। समझ रहे हैं ना? इसका छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया, ये छोटा सा पॉइंट, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है हमको क्या होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, अब जैसे ही ये जो एरिया ऐसे था, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर देता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करा तो जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री में होता है हमेशा, सरफेस के 90 डिग्री में होगा। तो ये तो 90 डिग्री में ऐसे निकल के जाएगा ना यार, ये ऐसे निकल के जाएगा। अब ये ऐसे जाएगा तो आपका ये डी ए वेक्टर ऐसे गया। अब देखो दोनों वैद्युत क्षेत्र ई और ये दोनों क्या बनाने लगे? एंगल बनाने लगे। क्या बनाने लगे? एंगल। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, इसको ऐसे ऐसे घुमाते इस लाइन पे ले आऊं, इस लाइन पे ले आऊंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल। अब इस स्थिति में क्या होगा? डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 90 लिखोगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू, जब कास 90 लिखोगे तो ये हो जाएगा, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उस समय पर जो वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? वो शून्य होगा। अगर अब समझना, देखो ये क्षेत्रफल अवयव वेक्टर ही है, इसको मैंने ऐसे किया था, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे करके यूं ऐसे घुमा दिया। अच्छा, जब मैं ऐसे घुमाया तो आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं मेरे भाई कि जो डी ए वेक्टर है ये इधर की ओर ना हो गया। अब समझिए, अब डी ए इधर की ओर आ चुके हैं, है कि नहीं? इनकी दिशा इधर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो एक दूसरे से क्या हुए? 180 के एंगल में हुए कि नहीं हुए? 180 के एंगल में। तो यहां पे डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डी ए कास 180 इज इक्वल टू माइनस ई डी ए। ये हमको मिलेगा, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस एंगल पे भाई देखो, यहां से 90 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, कास 60 है, कास 30 है, 45 है, कुछ भी वैद्युत फ्लक्स। यहां पे यहां तक आपको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, इस एरिया तक। जैसे आप इस पॉइंट तक भी आपको वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, लेकिन जैसे आप इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, 90 डिग्री के एंगल में पहुंचे नहीं, तो वैद्युत फ्लक्स 0। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे आप 180 पे पहुंचेंगे तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
तो मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं गॉस थ्योरम। सोचिए, एक बैलून है, उसके अंदर धन क्यों आवेश रखा हुआ उसके अंदर। तो यार जैसे धन क्यों आवेश उसके अंदर रखा हुआ है तो बाहर वैद्युत बलरेखाएं उससे बाहर की ओर निकलेंगी, उस बैलून के अंदर से वैद्युत बलरेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही होगा, है कि नहीं। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होगा वो सारी चीजें हम आपको यहां पे सिखाने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम पहले हम समझेंगे होता क्या है। गॉस ने कहा क्या, गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई क्लोज सरफेस एरिया है, कोई बंद पृष्ठ है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू उस पे उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस पे उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। अब देखो यहां पे जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों। अगर आप जो है आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, है कि नहीं। अब देखो अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो प्रूवमेंट बहुत आसान है इसका। एक हम कोई बैलून ले लिए और यहां पे धन क्यों आवेश रखते हैं। क्या रखते हैं? धन क्यों आवेश। अब समझिएगा, ये पॉइंट P है। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट P है और ये दूरी R है। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र जो है E, ये जो क्षेत्रफल है dA, छोटा सा क्षेत्रफल जो है, इसके मान लेते हैं पैरेलल है। देखो अगर हमें लिखना पड़े तो माना एक जो है गोला है जिसके केंद्र पर धन की आवेश उपस्थित है और इससे R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर हमें जो है निकालना है वैद्युत क्षेत्र। पहले में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अगर इस पर वैद्युत क्षेत्र देखें तो E इक्वल टू बच्चों 1/4πε0 Q में R² आएगा। बिल्कुल हाँ या ना। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, कह सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कास थीटा होगा। क्या होगा? ई डी ए कास थीटा। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ से कहा जाए, इस केवल अकेला पॉइंट नहीं, पूरा सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां से हम डी को हटाएंगे, इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। समाकलन करना कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फाई इक्वल टू लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे ई ए कास थीटा। अब सबसे बड़ी बात है ई जो है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं बच्चों, दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां पे बच्चों थीटा की वैल्यू जो आएगी 0। तो जैसे 0 रखूंगा मैं तो फाई ई इक्वल टू आपका आएगा ई और ए, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होती है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपका प्रूफमेंट तैयार हो चुका है यार, कुछ भी नहीं करना है। ई ए फाई ई इक्वल टू ई की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q में R² इंटू में। अब इसका एरिया क्या है? एरिया A इक्वल टू 4πr², 4πr²। अब देखो 4π से 4π, R² से R² कैंसिल आउट हो गए। फाई इक्वल टू Q में क्या बचा? ε0। क्या बचा? फाई इक्वल टू Q0, फाई इक्वल टू Q में ε0। अब चलिए मैं इसके मात्रक के बारे में बात कर लेता हूं। मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? देखो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का,
और यहाँ पे हम एरिया को लिखेंगे तो इसको मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है। और अगर अब आखिरी ट्विस्ट है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। जो भी बच्चे कमेंट करके बेहतरीन तरीके से बताएंगे उसका मैं जवाब जरूर दूंगा कि आप ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगले वीडियो में आपको इसका जवाब दिया जाएगा, पहले ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं जो है मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा।